उत्तराखंड की लेकर हाजिर हूं मैं अपना उत्तराखंड में। आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कि प्रदेश के शहरों में कोविड कर्फ्यू का आज आखिरी दिन है और कल यानी कि 6 तारीख सुबह 5 बजे तक कोविड कर्फ्यू इसी तरह से लागू रहने वाला है। लेकिन आगे क्या होगा, इस पर आज शाम तक स्थिति साफ हो जाएगी। 27 अप्रैल से कई शहरों में ये लगा हुआ है कोविड कर्फ्यू, जिसका आज आखिरी दिन है। 3 दिन के लिए एक्सटेंड किया गया था बीच में और अब आखिरी दिन, लेकिन कोविड कर्फ्यू जारी रहता है या पूर्ण लॉकडाउन लगता है, इस पर सरकार के फैसले पर निगाहें हैं। तो उत्तराखंड में बुधवार शाम तक यानी कि आज शाम तक सरकार को फैसला लेना है कि आगे क्या, कर्फ्यू या फिर लॉकडाउन। एक्सपर्ट्स लेकिन ये कहते हैं कि लॉकडाउन 1 हफ्ते पहले ही लग जाना चाहिए था। तो ऐसे में बड़ा सवाल है कि कोरोना के हाहाकार के बीच में आखिर सरकार लॉकडाउन से डर क्यों रही है। उत्तराखंड में रोजाना 5000 से ज्यादा कोरोना केस आ रहे हैं। करीब 100 लोगों की मौत हो रही है। तो फिर सरकार अंतिम विकल्प यानी लॉकडाउन लगाने से क्यों डर रही है। हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि हर एक दिन बीतने के साथ देर हो रही है, जबकि लॉकडाउन के हालात 1 हफ्ते पहले ही बन चुके थे। लॉकडाउन की तो जरूरत आ चुकी है। ये तो समझिए 1 हफ्ते से लॉकडाउन की स्थिति है कि लॉकडाउन कर देना चाहिए था। बिना लॉकडाउन के अब रुकना मुश्किल है इस समय। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने संक्रमण रोकने के लिए छोटे छोटे कंटेनमेंट जोन बनाने की बात कही थी, जो मौजूदा हालात में संभव नहीं लगता। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय पहले 20% से ज्यादा और अब 10% से ज्यादा संक्रमण वाले इलाकों में लॉकडाउन का सुझाव दे चुका है। तो सवाल है कि क्या राज्य सरकार प्रधानमंत्री मोदी के आखिरी विकल्प वाले बयान से घबरा रही है, जबकि अब तो मंत्री भी लॉकडाउन को सही बता रहे हैं। तो मेरी जो आंकलन है और जो मेरी स्थिति है, हम बहुत विस्फोटक स्थिति में इस समय और बहुत खतरनाक स्थिति में हमारी स्थिति है। और अगर हमने लॉकडाउन नहीं लगाया तो ये स्थिति और भी खराब हो सकती है। तो इसके बारे में निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी से वार्ता करने के बाद जो भी समय काल और परिस्थिति के हिसाब से जो निर्णय लिए जा सकते हैं वो निर्णय लिए जाएंगे। बुधवार शाम तक तीरथ सरकार को ये फैसला लेना है कि 6 मई से राज्य में लॉकडाउन लगाना है या फिर नहीं। और एक्सपर्ट्स का कहना है कि अब आखिरी विकल्प से बचने या डरने की बजाय उसे सख्ती से लागू करने का वक्त आ चुका है, क्योंकि हालात बहुत डरावने हैं। देहरादून से दीपांकर भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और इसी पर मेरे सहयोगी दीपांकर भट्ट इस समय लाइव मौजूद है। आइए रुक करते हैं सीधे देहरादून की तरफ। दीपांकर, एक बार फिर से वही सवाल, आपके सोर्सेस क्या बता रहे हैं कि कोविड कर्फ्यू जो चल रहा है उसको फिर से आगे एक्सटेंड करने वाले हैं सरकार की तरफ से, या फिर हम कल से पूर्ण लॉकडाउन लगता हुआ देखेंगे प्रदेश में? बिल्कुल कंचन, आज 12 बजे सभी मार्केट्स बंद हो चुकी हैं और तमाम शहरों में जो कर्फ्यू लगाया गया था 27 अप्रैल को, उसको 3 दिन एक्सटेंड किया था। आज उसका लास्ट डे है और कल सुबह 5 बजे तक ये कर्फ्यू लगाया गया है। और अब इसमें तय होना है कि इसमें आगे कर्फ्यू जारी रहेगा अगले कुछ दिनों के लिए या फिर आज गवर्नमेंट इसमें लॉकडाउन लगाएगी। मुख्यमंत्री आज इसमें मंत्रियों के साथ एक अनऑफिशियल बैठक करने वाले हैं। इस अनऑफिशियल बैठक में सरकार के प्रवक्ता सुबोध उनियाल भी जाएंगे, वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि क्या स्थितियां रहने वाली हैं और क्या सरकार पूरा प्लान कर रही है। सर, आज चिंता इस बात को लेकर है कि जिस तरह अब आज लास्ट डे है कर्फ्यू का, तो क्या आगे लॉकडाउन की चर्चाएं बहुत तेजी से है? देखिए, ऐसा मैंने आपसे कहा कि जो भी निर्णय होगा वो सामूहिक निर्णय होगा और सब लोगों की सामूहिक राय से होगा। नहीं, तो अभी जिस तरह पब्लिक रिएक्शंस आने शुरू हो गए, 3 दिन कर्फ्यू का कोई रिजल्ट नहीं दिखा, 10 दिन के कर्फ्यू का कोई रिजल्ट नहीं दिखा। ऐसा नहीं है, रिजल्ट कहीं नहीं दिखा। देखिए, आप ये देखिए, अगर कल को आपात स्वरूप आप मान लें तो जिस गति से स्पीड बढ़ रही थी संक्रमित लोगों की, उस पर कहीं ना कहीं विराम लगा था। क्योंकि जिस तरह से शुरुआत में 1000 का जंप पर डे होता था, लेकिन आप पिछले 7 दिन का देखेंगे तो आखिर 4-5 दिन से 5000 स्टेबल था 5000 पे। कल सडनली बढ़ा है, लेकिन 6000 से 5000 भी आया। उस स्थिति में कर्फ्यू से फायदा हुआ, लेकिन संक्रमण की स्थिति बढ़ रही है। और सबसे बड़ा जो इस समय गंभीर चीज़ है कि पर्वतीय क्षेत्र के गांवों में भी पांव पसार रहा है। तो ऐसी स्थिति में सरकार, मैंने आपसे कहा कि सरकार समय काल और परिस्थिति के हिसाब से सख्त से सख्त निर्णय लेने से गुरेज नहीं करेगी, क्योंकि ये निर्णय जनता के हित के लिए और जनता को बचाने के लिए है। आज कब तक माने सर कि इस पर फाइनल फैसला हो जाएगा? आप लोग मिनिस्टर्स जाने वाले हैं क्या मुख्यमंत्री के पास बैठक?
देखिए अनौपचारिक रूप से एक मुख्यमंत्री से मुलाकात होगी तो उसमें देखिए क्या डिस्कशन करने के बाद क्या निकलता है। पर जो हरक सिंह रावत हो, अरविंद पांडे हो, तमाम विधायक हो, सभी ने मांग जी। दीपांकर, एक सवाल ये कि देखिए अगर लॉकडाउन लगाने की स्थिति में सरकार पहुंच चुकी है और कल लॉकडाउन लगाने का फैसला ले लिया जाता है तो उसका खाका भी तैयार हो चुका होगा, तो एक सवाल हम ये भी पूछ सकते हैं उनियाल साहब से कि अगर कल लॉकडाउन लग जाता है तो उसकी गाइडलाइन जो तैयार की गई है उसमें क्या रियायतें होंगी और कहां सख्ती बरती जाएगी, इस पर कोई अपडेट? अगर लॉकडाउन लगाया जाता है तो उसके लिए आपको एक पूरा खाका खींचना होगा, कितनी देर मार्केट खुलेंगे, सिर्फ बड़े शहरों को बंद किया जाएगा, पूरे राज्य को बंद किया। लॉकडाउन पूर्व में भी लग चुका है, इसलिए खाका खींचने की कोई आवश्यकता नहीं है। पूर्व में भी इस राज्य में लॉकडाउन लगा है फर्स्ट फेज में, लेकिन अब क्या लॉकडाउन की स्थिति बन रही है इस पर चर्चा करने के बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा। तो पब्लिक सर बस किस बात से आश्वस्त रहे, मतलब क्योंकि लोग डरे हुए भी हैं, लोगों को सबसे बड़ी चीज है, निश्चित रूप से लोग डरे हैं, लेकिन मैंने आपसे कहा कि लॉकडाउन हो या कर्फ्यू हो, इसका ये आंशिक इलाज है। इसका जो स्थायी इलाज है वो है लोगों की जागरूकता। जब तक लोग जागरूक नहीं बनेंगे तब तक मैं नहीं समझता कि हम इस लड़ाई से लड़ पाएंगे। तो इस समय लोगों के अंदर एक अवेयरनेस होनी चाहिए कि उनको, जो तमाम बार प्रधानमंत्री जी ने अपील भी की है कि अगर बहुत जरूरी काम है तो बाहर निकले, अन्यथा घर में रहना ही ज्यादा इस समय हितकर होगा और मैं समझता हूँ इस चेन को तोड़ने के लिए ज्यादा उचित होगा। जिस तरह पहाड़ के डिस्ट्रिक्ट आप खुद मान रहे हैं कि पहाड़ के डिस्ट्रिक्ट बहुत चैलेंज से जूझ रहे हैं, इसको लेकर चिंता? देखिए इसका कारण कहीं ना कहीं ये रहा कि आपने देखा होगा ये दूसरे फेज की जो शुरुआत हुई है ये होलियों से और उसके बाद शादियों की सीजन से हुई है। जी दीपांकर, तो शादियों पर भी हम लोगों ने अधिकतम 25 की संख्या निर्धारित की है ताकि बाहर से जो रिश्तेदार वगैरह दोस्त यार आया करते थे उन पर रोक लगे, और क्योंकि ये संक्रमण बाहर से आया है। ठीक है, गांव में जब लोग बाहर से अपना बहुत शुक्रिया आपका भी और उनियाल साहब का भी बहुत शुक्रिया, और आप नजर बनाए रखिए इस बैठक पर। फिलहाल की जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। और अब आपको सीधे लिए चलते हैं लखनऊ, जहां पर अब से थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डीआरडीओ कोविड अस्पताल जिसमें 500 बेड्स की व्यवस्था की गई है उसका उद्घाटन किया। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जायजा लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का इस अस्पताल का एक एक कोने में जाकर देख रहे हैं, समझ रहे हैं, क्योंकि 500 बेड्स की व्यवस्था की गई है। रक्षा मंत्रालय की तरफ से पूरा यहाँ पर सहयोग मिला है और बहुत ही जल्द इस डीआरडीओ हॉस्पिटल को तैयार कर दिया गया है। 500 बेड की व्यवस्था है, साथ ही हर वो सुविधा यहाँ पर है मौजूद जो कोविड के पेशेंट्स को दी जानी बेहद जरूरी है। इस समय आपको बता देते हैं कि ये तस्वीरें आपके सामने सीधा डीआरडीओ हॉस्पिटल से ही आ रही हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। अनामिका मेरी सहयोगी और जानकारी के साथ मौजूद है। अनामिका, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक एक कोने में जाकर जो बातें उन्होंने अब से थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई उसका जायजा ले रहे हैं। देखिए कंचन, आज से डीआरडीओ हॉस्पिटल की शुरुआत हो गई है। हालांकि 30 अप्रैल को भी मुख्यमंत्री यहां पर आए थे जब यहां पर ट्रायल का काम शुरू हुआ था। उसके बाद आज से चूंकि हॉस्पिटल की शुरुआत हो रही है और 500 बेड में से 250 बेड ऐसे हैं जिन पर एडमिशन मिलना शुरू हो जाएगा, यानी कि 250 बेड ऐसे हैं जिस पर कोविड मरीजों का इलाज हो सकेगा। तो इसके शुरुआत के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर मौजूद थे और लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह, जिनकी पहल पर यह हॉस्पिटल तैयार किया गया अस्थायी, वो भी वर्चुअल माध्यम से जुड़े हुए थे। यहाँ से अब अगर बात की जाए तो जो लोग अब तक बेड की किल्लत से जूझ रहे थे या जिन्हें बेड नहीं मिल पा रहा था, इलाज नहीं मिल पा रहा था, उनके लिए ये बड़ी राहत की खबर है कि अब उन्हें दर भटकना नहीं पड़ेगा, उन्हें यहाँ पे इलाज मिल सकेगा। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर कुछ बड़ी बातें कही हैं। उन्होंने ये कहा है कि ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो सरकार प्रयास कर रही है कि उसकी आपूर्ति पूरी हो सके, केंद्र से भी मदद दी जा रही है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि जब भी कोई बड़ी महामारी होती है तो संसाधन इकट्ठे करने में थोड़ा वक्त लगता है। हमें भी इतना वक्त लगा है, लेकिन हम ये प्रयास कर रहे हैं कि डीआरडीओ, हज हाउस, कैंसर हॉस्पिटल और तमाम वो हॉस्पिटल जहां पर अलग से ब्लॉक बनाया गया कोविड के लिए, उनकी शुरुआत होते ही कम से कम बेड की जो किल्लत है राजधानी लखनऊ में वो दूर हो जाएगी। तो कम से कम हम ये कह सकते हैं कंचन की जिसका इंतजार हो रहा था, ये जो अस्थायी बेड का हॉस्पिटल बनाया गया है डीआरडीओ की तरफ से, उसकी शुरुआत आज से हो गई है। हालांकि 2 दिनों की देरी इसमें इसलिए भी हुई क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर पेच फंसा हुआ था, डिमांड ज्यादा थी, आपूर्ति उतनी नहीं थी। लेकिन अब ये इसी से जुड़ा मेरा सवाल है अनामिका, क्योंकि इस समय देश में ऑक्सीजन वर्सेस कोरोना वायरस हो गया है। एक तरफ कोरोना से जाती जान और दूसरी तरफ ऑक्सीजन की कमी से जाती हुई लोगों की जान। ऐसे में ये 500 बेड्स का जो अस्पताल डीआरडीओ हॉस्पिटल तैयार हुआ है जिसका जायजा योगी आदित्यनाथ जी भी ले रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी राहत की खबर है लखनऊ वासियों के लिए। लेकिन यहां पर ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए जो व्यवस्थाएं की गई हैं उस पर जानकारी आप हमारे दर्शकों को दीजिए। देखिए कंचन, यहाँ पर चूंकि 500 बेड का अस्पताल है ये तो और ये भी ऐलान किया गया यहाँ की तरफ से कि
500 बेड पर, हर बेड पर ऑक्सीजन की सप्लाई देंगे हम, यानी कि कोई भी मरीज यहाँ पर अगर उसको ऑक्सीजन चाहिए तो उसे तत्काल मिल जाएगा। लेकिन इसके लिए डिमांड ज्यादा थी सेना की तरफ से, DRDO की तरफ से, कि हमें ऑक्सीजन की सप्लाई ज्यादा चाहिए। इसीलिए शायद राज्य सरकार की ओर से इस पर मंथन भी किया जा रहा था। 20 KL की डिमांड की गई थी, लेकिन बाद में चूंकि जब मामला तय नहीं हो पाया तो 10 KL पर बात बन गई। और आज चूंकि 250 बेड ही शुरू हो रहे हैं, तो अब 250 बेड पर हम ये मान के चल रहे हैं कि जो ऑक्सीजन की सप्लाई होगी अब वो आज से शुरू हो रही है। और मुख्यमंत्री ने ये भी कहा है कि हम इतनी आपूर्ति कर रहे हैं कि 24 घंटे का बैकअप भी रहे कम से कम DRDO के पास ऑक्सीजन की सप्लाई के मामले में। तो ये कुछ बड़ी बातें मुख्यमंत्री ने ऑक्सीजन को लेके भी कही हैं। हालांकि ये यहाँ पर ये भी मेंशन करना होगा कि सरकार इस महामारी से बहुत कुछ सीखते हुए ये भी प्रयास कर रही है कि आने वाले दिनों में 300 नए प्लांट उत्तर प्रदेश अपने खुद के लगाए अलग अलग हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन के, ताकि आने वाले दिनों में ऑक्सीजन की कम से कम किल्लत से लोगों को जूझना ना पड़े, प्रदेश सरकार को जूझना ना पड़े। बहुत शुक्रिया आपका अनामिका जानकारी देने के लिए। तो तस्वीरें सीधी आती हुई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लखनऊ से, जहां पर अब से थोड़ी देर पहले जिन्होंने इस अस्पताल का जो उद्घाटन किया है उसके बारे में हर जानकारी और पूरे घूम कर पूरे अस्पताल का जायजा भी लिया गया DRDO हॉस्पिटल का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा। बढ़ते हैं आगे, एक बार फिर से उत्तराखंड की तरफ रुख करते हैं, जहां पर हम आपको बताएं कि कोरोना के संक्रमण को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने CM तीरथ सिंह रावत से फोन पर कल बातचीत की। पहाड़ में कोरोना के संक्रमण की रोकथाम के लिए मदद का पूरा भरोसा दिया गया है PM की तरफ से। CM तीरथ ने इसकी जानकारी ट्विटर के जरिए दी है। CM ने ट्वीट करके कहा है, परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी उनसे फोन पर बात करते हैं। उत्तराखंड के पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में कोविड की स्थिति और उससे बचाव के लिए किए जा रहे कार्यों के बारे में PM मोदी उनसे जानकारी लेते हैं। प्रधानमंत्री जी ने कोविड संक्रमण की रोकथाम के लिए केंद्र से दी जा रही मदद को और बढ़ाने का भरोसा दिया है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। उत्तराखंड के कई गांवों में संक्रमण तेजी से फैल रहा है, जो बहुत बड़ी चिंता की बात है। प्रधानों का यहां पर कहना है लेकिन कि ऐसे हालात में काम करना आसान नहीं है। प्रधान कहते हैं कि वो इस बार सहयोग और काम करने की हालत में है ही नहीं, क्योंकि साल 2020 में यानी कि पिछले साल तमाम व्यवस्थाओं के बावजूद ना तो फ्रंटलाइन वर्कर्स उनको माना गया, ना ही वैक्सीनेशन में उनको प्राथमिकता दी गई। प्रधानों की बात पर सुबोध उनियाल का कहना है कि ये संकट की घड़ी है, ऐसे में हर जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी है कि वो आगे बढ़कर सहयोग करे। संगठन पूरे उत्तराखंड जिला विकास खंड के प्रधान संगठन ने तय किया है कि सभी प्रधानों की राय लेके कि इस महामारी में हम सरकार का साथ नहीं देंगे, क्योंकि सरकार हमारे साथ उपेक्षित व्यवहार कर रही है। हम अपने निजी खर्चे से हमने जो खर्चा किया उसका हमें हिसाब नहीं मिला, नहीं हमें वैक्सीन लगाई गई, हमें कहीं पे भी फ्रंट लाइन में नहीं लिया गया है। ये सवाल किसी प्रधान हमारे साथ का नहीं है, हर व्यक्ति की जिंदगी का सवाल है, चाहे वो प्रधान हो, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो प्रमुख हो, चाहे वो मिनिस्टर्स हो। हर व्यक्ति की जिंदगी का प्रश्न है, हर व्यक्ति जो भी, जहाँ तक जनप्रतिनिधियों का प्रश्न है, जनप्रतिनिधि के ऊपर एक जिम्मेदारी होती है समाज की। तो प्रधान चूंकि एक जिम्मेवार जनप्रतिनिधि है। जिले में तेजी से कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। ऐसे में 1200 से ज्यादा एक्टिव केसेस जिले में हैं। 50 से ज्यादा लोगों की कोरोना से अब तक मौत हुई है। DM ने कहा है कि निजी अस्पतालों में भी ICU लगाया जा रहा है। इसके साथ ही सेना के अस्पतालों में भी वार्ता की जा रही है, जिससे लोगों की जान को बचाया जा सके। बेस हॉस्पिटल्स के RT-PCR लैब में जांचों की क्षमता को बढ़ाया जा रहा है। इसके अलावा वेंटिलेटर्स के लिए हम लोगों ने जहाँ पे भी हम लोगों ने मिलिट्री हॉस्पिटल्स, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स और रानीखेत में भी हम लोग इनको एक्टिवेट करा रहे हैं। और जहाँ पे भी प्राइवेट वार्ड्स में भी अगर उनको लगाने की आवश्यकता है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी लगाने की आवश्यकता है, तो उनसे भी सामंजस्य बनाकर हम लोग कोशिश कर रहे हैं। इसमें उत्तरायणी हॉस्पिटल, हमारे ये रानीखेत के हॉस्पिटल्स, इनसे भी हम लोग संपर्क में हैं कि वेंटिलेटर्स को हम लोग पूर्णतः उपयोग में लेकर आएँ। चंपावत जिले की ओर आपको लिए चलते हैं, जहां पर चंपावत जिला अस्पताल में बढ़ते हुए कोरोना के मरीजों को बचाने के बीच में एक अच्छी खबर भी सामने आई है। कम से कम जिला अस्पताल से कोविड मरीजों की सेहत में तेजी से सुधार हो रहा है, जिसमें आंकड़े तो यही बता रहे हैं। अस्पताल प्रशासन के मुताबिक 1 महीने में जिला अस्पताल में भर्ती 80 मरीजों में से 70 ठीक होकर अपने घर लौट चुके हैं और बाकी के 9 मरीजों को हल्द्वानी सुशीला तिवारी रेफर कर दिया गया है, जबकि अब तक सिर्फ 1 मरीज की डेथ हुई है। अभी तक इस पूरे महीने में या पिछले महीने को भी अगर मैं इसमें मिलाऊं तो 80 से ऊपर
मॉडरेट और सीवियर कैटेगरी के मरीज आ चुके हैं। इनमें से हमने लगभग 70 मरीजों को ठीक किया, 70 मरीज घर गए, सही हो गए, और लगभग 9 मरीज जो काफी ज्यादा सीरियस हो चुके थे उनको हमने रेफर करा हल्द्वानी, जो कि हमारा हायर सेंटर। स्वागत है। उत्तरकाशी पहुंचे सीएम तीरथ सिंह रावत। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गोपाल सिंह रावत की 13वीं में शामिल हुए सीएम। स्वर्गीय विधायक गोपाल रावत को श्रद्धांजलि दी गई है। गंगोत्री से विधायक थे गोपाल रावत। प्रभारी मंत्री गणेश जोशी भी हैं साथ में इनके। हम आपको बता देते हैं कि कुछ देर में देहरादून के लिए रवाना होंगे। वहाँ शाम को एक बड़ी बैठक भी होने वाली है, जिस पर कल लॉकडाउन या फिर कर्फ्यू पर चर्चा होने वाली है और एक बड़ा फैसला लिया जाने वाला है। उससे पहले की आती हुई तस्वीरें मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की। गोपाल रावत की 13वीं में शामिल हुए हैं मुख्यमंत्री। तो कोरोना महामारी में मौतों का ग्राफ बढ़ गया है। ऐसे में शमशान घाट पर अंतिम संस्कार के लिए पहुंच रहे शवों के अंतिम संस्कार में परेशानी हो रही है। किसी को लकड़ियां नहीं मिल रही हैं तो किसी के पास पैसे की कमी है। इसी को चलते एक बड़ा कदम उठाया गया है। कुछ लोग आगे आए हैं मृतकों को मोक्ष दिलाने के लिए। हरिद्वार के कनखल क्षेत्र में रहने वाले भूपेंद्र कुमार भी मानवता की सच्ची मिसाल पेश करते हुए दर्जनों मृतकों का अंतिम संस्कार करवा चुके हैं। भूपेंद्र को जब भी कोई मदद के लिए गुहार लगाता है तो वे अपने कुछ साथियों के साथ कनखल के शमशान घाट पहुंच जाते हैं और शवों के अंतिम संस्कार के लिए हर तरह की मदद करते हैं। जिन लोगों को पैसों का अभाव होता है उन्हें लकड़ी और अंतिम संस्कार में लगने वाला सारा सामान मुहैया कराते हैं। बड़ा दुर्भाग्य है कि बड़े बड़े लोग हैं, उन्होंने कफन भी नसीब नहीं हो रहा है। बड़ा कैसा समय आ गया है। तो मैं आपके माध्यम से निवेदन है सभी से, हमारा मुख्य उद्देश्य है कि बॉडी को अग्नि मिल जाए और उसकी मुक्ति हो जाए। देखिए सामग्री ही है तो सब, अब जो आ गया सामर्थ्य है जिसका, हमारा फिलहाल लकड़ी की यहाँ व्यवस्था है, लकड़ी हमारे पास पड़ी है और अर्थी का सामान भी हम लोग प्रोवाइड करा देते हैं। भूपेंद्र मृतकों को मोक्ष दिलाने के लिए सिर्फ आर्थिक सहायता ही नहीं करते, बल्कि कई लावारिस लाशों का भी अंतिम संस्कार अपने एक सहयोगी राजेश शर्मा से कराते हैं। राजेश शर्मा शमशान घाट पर लकड़ियां ढोने का काम करते हैं। उनका कहना है कि लोगों को मोक्ष दिलाने का माध्यम बनने में उन्हें आत्मसंतुष्टि मिलती है। मुझे देनी पड़ी, जब कोई नहीं है तो भगवान मेरे साथ है और मैं इनके साथ हूँ। सबसे बड़ी बात ये है। ये मैं तो वैसे करते हैं, पर अगर जैसे लकड़ी उकड़ी करना हो, कोई नहीं है तो मुझे आवाज दे देते हैं, मैं अपना काम छोड़ के इनके लिए तैयार हो देता हूँ। ये विडंबना ही है। इस कोरोना काल में जब अपने ही साथ देने में संकोच कर रहे हैं, तब भूपेंद्र कुमार जैसे लोग न सिर्फ मानवता की मिसाल पेश कर रहे हैं, बल्कि लोगों के लिए प्रेरणा बनकर सकारात्मक संदेश भी देते हैं। न्यूज़ 18 के लिए हरिद्वार से पुलकित की रिपोर्ट। बढ़ते हैं आगे। रायपुर कोविड शमशान घाट पर अब अव्यवस्थाएं दूर होने लगी हैं। घाट के गेट पर अंतिम संस्कार के लिए आने वाले लोगों के लिए बैठने की व्यवस्था प्रशासन के द्वारा की जा रही है, जिसके लिए प्रशासन सीमेंट के बेंच लगवा रहा है। घाट पर पीने के पानी के साथ ही रात के लिए बिजली की व्यवस्था भी की गई है। प्रशासन घाट के आसपास समय समय पर सैनिटाइजेशन भी करवा रहा है। जब हर कोई अपनी जान बचा रहा है, कोविड की वजह से घर में वक्त बिता रहा है, ठीक ऐसे वक्त में एक शिक्षक इंसानियत का फर्ज अदा कर रहा है। अपने ऑटो को एम्बुलेंस बनाकर जरूरतमंदों की फ्री सेवा प्रदान कर रहा है। रिपोर्ट देखिए। बुरा वक्त चल रहा है, लेकिन ना तो ये जपने से कुछ होगा और ना ही सिर्फ रोने से। कुछ करना होगा, जो बन पड़े वही, और यही तो ये कर रहे हैं। अपने ऑटो को मिनी एम्बुलेंस में तब्दील करने वाले ये हैं दत्तात्रेय सावंत, जो महाराष्ट्र में कोरोना कर्फ्यू लगने के बाद से ही सेवा के काम में जुट गए। हर आदमी का, हर इंसान का
एक काम है कि देश की सेवा करना है, रुग्ण की सेवा करना है। इस भावना मन में रख के मैं जो हमारे एरिया में आजू के एरिया में जो रुग्ण है रुग्णों को अस्पताल में या घर में पहुंचाने का काम फ्री में करता हूँ। दत्तात्रेय सावंत ने पिछले 15 दिनों में करीब 25 से 30 कोरोना पॉजिटिव मरीजों को अस्पताल पहुंचाया। इतना ही नहीं, कई मरीजों को अस्पताल से उनके घर भी पहुंचा चुके हैं, वो भी मुफ्त में। ये तो बहुत अच्छा काम किया है उन्होंने समाज के लिए, क्योंकि आज की डेट में एम्बुलेंस भी जल्दी मिल नहीं रही, कोई गाड़ी भी नहीं मिल रही, और ऐसे समय में उन्होंने जो इंसानियत दिखाई है बहुत अच्छी बात है। हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। दत्तात्रेय अंग्रेजी के टीचर हैं और घाटकोपर इलाके में स्थित एक स्कूल में 8वीं से लेकर 10वीं तक के बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाते हैं। इनके मुताबिक झुग्गी झोपड़ियों में हजारों रुपए खर्च करने पर भी लोगों को समय पर एम्बुलेंस नहीं मिल पाती। इसीलिए इन्होंने अपने ऑटो से बीमारों की मदद करनी शुरू कर दी। सुनिए वो लोगों से क्या अपील कर रहे हैं। कोरोना के माहौल में सबने तो वैक्सीन लेना चाहिए। वैक्सीन एक कोरोना को हराने के लिए, कोरोना वायरस मिटाने के लिए सबने वैक्सीन ले लो। वैक्सीन लेने में सब एक दूसरों को बताओ और वैक्सीन लेगा। वैक्सीन लेने से सबको आज बताओ, वैक्सीन लेंगे तो हमारा देश कोरोना मुक्त हो जाएगा। दत्तात्रेय सावंत ने अपने रिक्शे के पीछे एक बोर्ड लगाकर लोगों से जनसेवा करने की अपील भी की है। अभी इसकी बहुत जरूरत भी है क्योंकि लोग टूटे हुए हैं, उस पर से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। इसीलिए टीका लीजिए और दूसरों को भी टीकाकरण के लिए प्रेरित कीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।